ये स्टैंडर्ड शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी हम लोग देख लेते, छोटी सी बात हम लोग देख लेते, ठीक है। सपोज हम लोग वी आर, आप और मैं, हम लोग डॉक्टर है, ठीक है, और एक हॉस्टल में रहने वाला बच्चा है जो बीमार है। तो देयर इज अ हॉस्टल बॉय, एक हॉस्टल में रहने वाला बच्चा है जो बीमार है, तो ये हॉस्टल में रहने वाला बच्चा है जो बीमार है बेचारा। हॉस्टल में ये इंचार्ज है हॉस्टल के, और उनके साथ में उनका स्टाफ भी है, हॉस्टल इंचार्ज स्टाफ है, और ये बच्चे के मम्मी पापा है, पेरेंट्स है, ठीक है। तो सिचुएशन ये है कि हम डॉक्टर है और हॉस्टल में जो बच्चा है वो बीमार है, उसको हम जाके देखते हैं, ठीक है। इससे पहले कि हम उसकी हम डायग्नोसिस हमारा शुरू करें, हम पहले इंचार्ज और स्टाफ से पूछते हैं कि क्या हुआ। इंचार्ज और स्टाफ बोलते हैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही बीमार पड़ गया है, कोई प्रॉब्लम की तो बात नहीं है, ठीक है। जो पेरेंट्स है बहुत ही चिंतित है। पेरेंट्स 3 महीने में एक बार बच्चे से मिलने के लिए आते हैं, हर 3 महीने में मिलने आते हैं कि भाई बच्चा बराबर है कि बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसे पेरेंट्स है, बिल्कुल सही भी है, दूर रहते हैं काफी पेरेंट्स, तो उनसे पूछते हैं। तो पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा कंप्लेंट कर रहा था कि दूध थोड़ा सा अलग आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, हमने जब फोन पे बात की थी, और सब्जियां नहीं है, सलाद नहीं थी खाने में, ठीक है, ऐसा कुछ कंप्लेंट वो कर रहा था। अच्छा, पता चला, तो उनसे हमको पता चला कि ये दूध में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है और सब्जियां नहीं आ रही है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, खाने में प्रॉब्लम हो सकता है, ये हमको पेरेंट्स से पता चला। तो हमने पहले जो दिन रात सुबह से लेकर शाम तक बच्चे की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, इंचार्ज और स्टाफ, उनसे हम लोगों ने बात की, ठीक है। उनसे कुछ खास जानकारी नहीं मिली हमको, तो हमने फिर बात की पेरेंट्स से हमको जानकारी मिली। फिर हमने आंखें देखी, करेक्ट, आंखें देखी, जीभ देखी, हार्ट बीट्स देखे, ब्लड प्रेशर देखा, फिर डायग्नोसिस हमने किया। तो हमको पता चला कि दूध में कुछ मिलावट है, उसके वजह से फूड पॉइजनिंग हो गया है, ऐसा हमको पता चला, और हमने एकदम सही ट्रीटमेंट देना शुरू किया। पेरेंट्स बहुत चिंतित थे कि क्या करना चाहिए, अभी पूछा कि क्या करें, तो हमने बोला कि घर लेके जाइए, आप कंप्लेंट करिए इंचार्ज और स्टाफ की कि ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, और चेंजेस करवाइए, और यहाँ पे जो दूध है और जो खाने पीने की चीज दी जाती है उसका अच्छे से टेस्ट करवाइए। तो पेरेंट्स घर लेके गए, ठीक किया, कंप्लेंट किया, चीजों को सुधारा, करेक्ट। एक सिंपल सी कहानी है। सर आप सोच रहे होंगे मनी मन, सर ये इसका हमारे ऑडिट से क्या लेना देना है? तो बिल्कुल बहुत लेना देना है, ठीक है। ये मैंने एक पैरेलल आपको स्टोरी सुनाई, ऑडिट में भी कुछ ऐसा ही होता है। देखो ऐसा मतलब क्या, जैसे डॉक्टर है वैसे ही ऑडिटर होता है। ऑडिटर जिसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कंपनी में जाए, कंपनी को समझे, कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम को समझे, फाइनेंशियल सिस्टम को समझे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करे बराबर है कि नहीं, उस पर ओपिनियन दे। बहुत जिम्मेदारी का काम है, जाके चेकिंग करनी पड़ती है, डायग्नोसिस करना पड़ता है, इवैल्यूएशन करना पड़ता है, ठीक है। फिर जो बच्चा है दैट इज नथिंग बट अवर एंटिटी, कंपनी जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं।
जैसे हम किसी पेशेंट का डायग्नोसिस करता है डॉक्टर, वैसे ही ऑडिटर कंपनी को बहुत अच्छे समझता है, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे समझता है और फिर उसका ऑडिट करता है, चेकिंग करता है, उस पर ओपिनियन देता है। जैसे इंचार्ज स्टाफ है, जो लोग सुबह 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक कंटिन्यूअसली काम करते हैं, कंपनी से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस चलाते हैं, डे टू डे डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। वी कॉल देम मैनेजमेंट, ठीक है। सपोज हमारे एग्जाम्पल में एक सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, एक सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, सीईओ है और सीएफओ है, ठीक है। ये सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक कंपनी में सारे डे टू डे ऑपरेशंस करते, सारे काम करते, उसको हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब वो लोग अल्टीमेटली जिनका पैसा लगा हुआ है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, ठीक है, वो लोग जो 3 महीने में एक बार आते हैं, कंपनी के लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, लॉन्ग टर्म डिसीजंस, कौन सा बिजनेस करना, ठीक है, ये डिसीजंस जो लोग लेते हैं, कौन सा बिजनेस करना, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, कौन से लोकेशन पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना नहीं करना, फिर जो उसके लिए प्लान बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं और सुपरविजन करते रहते हैं। जो सुपरविजन जिनका काम है, ठीक है, सुपरवाइज करना, दिशा देना, उनको बोलते TCWG, दोज चार्ज विथ गवर्नेंस। सपोज हमारे एग्जाम्पल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये हर 3 महीने में एक बार मिलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऑडिट में भी ऐसे ही होता है। ऑडिटर जाता है और कंपनी को समझने की कोशिश करता है, कंपनी की चेकिंग कोशिश करता है, मैनेजमेंट से कुछ बातचीत करता है, मैनेजमेंट से शायद उसको अच्छी जानकारी मिले ना मिले, लिमिटेड जानकारी मिले, ठीक है। जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इतना रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उनको बिजनेस के उनको कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में सालों से बहुत सारी बातें पता रहती है। तो कंपनी में समझने में, कंपनी की वीक चीजों को आइडेंटिफाई करने में वो हमारी बड़ी मदद कर सकते हैं। सपोज वो हमको बता सकते हैं कि यार कुछ ब्रांचेस में ज्यादा गड़बड़ है एज कंपेयर टू अदर, तो हम उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो TCWG से तुम जितनी ज्यादा बात करोगे, उतना तुम एंटिटी को अच्छे से समझ पाओगे, उतना तुमको मदद मिलेगी ऑडिट करने में। थोड़ी सी भी बात कर लो, शायद 1-2 स्टेटमेंट उनके सुनकर हमको बहुत ज्यादा मदद मिले ऑडिट करने में। तो भाई ऑडिटर को तो बहुत फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है अगर वो दोष चार्ज विद गवर्नेंस इतने बड़े लोगों से डिस्कशन करेगा कंपनी के बारे में। तो दूसरा, TCWG को भी बहुत फायदा है। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जो 3 महीने में एक बार आते हैं, बहुत ही उत्सुक होते हैं, उनको ऑडिटर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि ये हमको बताएगा, ही विल टेल अस कि हमारी कंपनी बराबर चल रही है नहीं चल रही है, क्या गड़बड़ है, कहां इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स एंड ऑडिट, डेफिनेटली हमारा फोकस पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस और उसके ऊपर ही होता है। बड़ी उम्मीदें हैं TCWG को आपसे, बड़ी उम्मीदें हैं, करेक्ट। तो बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, तो वो हम अगर उनको इनपुट देंगे तो वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग प्रोसेस को और इंप्रूव कर सकते, तो उनको भी फायदा है। तो ये जो पूरा स्टैंडर्ड है एसेट 260, ये जो पूरा का पूरा स्टैंडर्ड है, इसका मेन फोकस इसी पे है। इट इज रिगार्डिंग कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड TCWG। पूरा स्टैंडर्ड हमको ये बताता है कि ऑडिट के दौरान आप एक बहुत अच्छा 2-वे कम्युनिकेशन मेंटेन करिए TCWG के साथ। इससे आपको भी बहुत फायदा है एज ऑडिटर और TCWG को भी बहुत फायदा है, उनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होंगे, ठीक है। पूछ रहे हैं वो आपसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं, तो प्लीज उनके साथ में आप अच्छा खासा कम्युनिकेशन करिए, ठीक है। तो इन दोनों के साथ में अच्छा कम्युनिकेशन होता रहे, ऑडिटर को जानकारी मिलती रहे, ही कीप्स गेटिंग इंफॉर्मेशन, ही कीप्स सेंडिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन है इसी के ऊपर पूरा का पूरा ऐसे आधारित है, ऐसे 260, ठीक है।
लेट्स सी। तो ये मैंने पहले एक हल्की स्टोरी बताई। क्या है कि इससे आपके दिमाग में इस एक ऐसे की ये स्टोरी की वजह से आपके दिमाग में ऐसे का एक इम्पॉर्टेंट, आपके दिमाग में एक इम्पॉर्टेंट इमेज बन जाएगी, एक रिटेंशन अब बनना शुरू हो जाएगा कि हाँ यार वो ऐसे था, उसमें डॉक्टर वाली कहानी थी, हॉस्टल बॉय वाली कहानी थी, और ये पर्टिकुलर ठीक है वो कहानी थी, वो ऐसे से संबंधित है। करेक्ट। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हम उसको एक यूनिक में, जो किसी चीज को याद रखना है तो उसको एक यूनिक चीज से एसोसिएट करना जरूरी है। तो अब अगला हम पढ़ते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी। ठीक है, मैंने मेरे प्रैक्टिस मैनुअल और पास्ट पेपर्स के हिसाब से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है वो मैंने मार्क किया हुआ है, लेकिन एडवाइस्ड है कि आप सभी चीजों को अच्छे से पढ़ें, स्टडी प्रॉपरली। 4 में से 3 अटेम्प्ट इंस्टीट्यूट सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देता है। एक अटेम्प्ट लेकिन ऐसा लाता है जिसमें वो चकमा दे जाता है। बच्चे एक्सपेक्ट ए कर रहे थे पास्ट के हिसाब से, पूछता बी है। ठीक है, सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग। सबसे पहले पढ़ने वाले कि कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी, इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, इसमें कितना, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और उसका क्या रोल है, वो हम लोग देखने वाले हैं। नंबर 1, टीसीडब्ल्यूजी। आप कहीं पर भी किसी कंपनी में जाएंगे तो ऐसा बोर्ड तो लगा नहीं होता ना कि ये दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है और ये मैनेजमेंट है। हमको जाके आइडेंटिफाई करना पड़ता है, अच्छा ये दिन रात काम करते हैं, ये मैनेजमेंट है, ये टीसीडब्ल्यूजी है, तो कैसे करना। ठीक है, तो कैसे आइडेंटिफाई करना वो देखेंगे। कौन सी बातें हमने कम्युनिकेट करना चाहिए, ऑडिटर ने कौन सी बातें कम्युनिकेट करनी चाहिए, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड। कौन सी बातें कम्युनिकेट करनी चाहिए हमने टीसीडब्ल्यूजी के साथ, ये मैटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 2 मैटर्स है जिसके ऊपर और हम चर्चा करेंगे, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज और सिग्निफिकेंट मैटर्स। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसा होना चाहिए, पूरा प्रोसेस कैसे शुरुआत होनी चाहिए, कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कौन से चीजों पे डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन कैसा हो। ठीक है, whether it should be a oral communication or it should written communication। तो ऐसी 5 चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। नंबर 1, इस कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस और उसका रोल। नंबर 2, जिनसे कम्युनिकेट करना है उनको आइडेंटिफाई कैसे करें। नंबर 3, क्या बात कम्युनिकेट करें। नंबर 4, कम्युनिकेशन प्रोसेस। और नंबर 5, फैक्टर्स। ठीक है, रिटर्न कम्युनिकेशन होना चाहिए या ओरल कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसके फैक्टर्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं, सबसे पहले you'll understand कि why this communication is so important, what is the role of this communication। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स है इसमें, there are 3 points, 3 पॉइंट्स है। पहले पॉइंट में ये समझाया गया है कि ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी दोनों को क्या फायदा है। ठीक है, फिर अगले पॉइंट में समझाया गया है ऑडिटर को क्या इतना फायदा है, फिर अगले पॉइंट में समझाया गया है कि उनको इतना क्या फायदा है। ठीक है, लेट्स सी वन बाय वन। हर चीज का एग्जाम्पल दिया है। आप नोट्स में इटैलिक्स फॉन्ट आप देखेंगे तो इटैलिक्स फॉन्ट में सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए। एग्जाम्पल जिस दिन आपके दिमाग में बैठ गए उस दिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए और आपका रिटेंशन आपका, ठीक है, 100% इंप्रूव हो जाएगा। इट विल डबल अप, डायरेक्ट आपका डबल अप हो जाता है। 3 बहुत आसान पॉइंट है। इफेक्टिव 2 वे कम्युनिकेशन है तो क्या फायदा। अगर हम बहुत अच्छा कम्युनिकेशन रखते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन टीसीडब्ल्यूजी के साथ में, फ्री फ्रैंक, तो इससे फ्री फ्रैंक कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है।
जैसे कुछ सेंसिटिव मैटर होते हैं, हम उनसे रिलेटेड पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं रिलेटेड पार्टी के बारे में, आपके सगे संबंधियों के बारे में पूछ रहे हैं, थोड़ा सेंसिटिव मामला है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, उनके रेम्यूनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, सेंसिटिव मामला है। लेकिन इतना अच्छा कम्युनिकेशन प्रोसेस हमने एस्टैब्लिश कर रखा है कि बड़े फ्री फ्रैंक से हम रिलेटेड पार्टी की बात कर पा रहे हैं, रेम्यूनरेशन की बात कर पा रहे हैं, वो भी फ्री फ्रैंक हमको पूछ सकते हैं। अरे आपको फ्रॉड ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट फ्रॉड करता है, मैनेजमेंट की नीयत खराब है, मैनेजमेंट कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो टू वे, अगर हम इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन रहेंगे तो फ्री फ्रैंक हो जाएंगे हम। हमारे मन में कुछ बातें आती है, बहुत ही सेंसिटिव बातें, वो बड़े आसानी से कर सकते हैं। उनके मन में कुछ सेंसिटिव बातें आती है तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। फिर और एक चीज, चीजों का ऑडिटिंग एस्पेक्ट हमको भी ज्यादा समझ में आता है, उनको भी ज्यादा समझ में आता है। जैसे सपोज इस साल कंपनी ने एक दूसरे एंटिटी को एब्जॉर्ब किया, अक्वायर किया, अपने साथ एमैल्गमेट कर लिया। तो टीसीडब्ल्यूजी ने बहुत सारी बातें सोची, फाइनेंशियल एंगल सोचा, लीगल एंगल सोचा, कमर्शियल एंगल सोचा, फ्यूचर के बारे में सोचा। लेकिन हम जाके उनसे अकाउंटिंग एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, अकाउंटिंग में क्या रिस्क हो सकती है, क्या गड़बड़ हो सकती है, ऑडिटिंग एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। फिर वो हमको कुछ जो उनको पता है वो हमको बताएंगे, लीगल फाइनेंशियल मैटर्स। तो हम उनको ऑडिटिंग अकाउंटिंग बातें बताएंगे, वो हमको लीगल। तो विद कॉन्टेक्स्ट टू ऑडिट, चीजों को ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में वो ज्यादा ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स को वो ज्यादा समझ पाएंगे। दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स मोर, और हमको भी ज्यादा मदद कर पाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1, दोनों को एडवांटेज है। इट्स एडवांटेजेस टू बोथ। फ्री फ्रैंक कम्युनिकेशन से हम अच्छे से बात कर सकते हैं, वो अच्छे से बात कर सकते हैं, हम उनको ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं, वो हमको इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो इट्स गुड, दोनों के लिए फायदेमंद है, पहली बात। देन एंटिटी को बेहतर समझने के लिए बहुत जरूरी है, टीसीडब्ल्यूजी को इतनी सारे अंदर की बातें पता होती है, इतनी सारी अंदर की बातें पता होती है, इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो, उनसे बात जरूर करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज कम्युनिकेट टू देम। जैसे आज कोई अगर मुझसे कोचिंग क्लासेस के बारे में बात करता है तो मुझे पता है कहाँ कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, आई नो एवरीथिंग, कहाँ कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, करेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, जब नोट सेल होता है ओवर द काउंटर तो उसका बिल नहीं बनता, उसका बिल नहीं बनता। अब जिस चीज का बिल नहीं बनता, हो सकता है कि वो कैश ड्रॉअर में चीज नहीं जा रही हो, वो सीधा जेब में जा रही हो, करेक्ट। अगर ऑडिटर मुझसे एक बार आके बात कर लेगा तो मैं बता दूंगा कि भाई इस बात का तू ख्याल रख लेना, थिंक अबाउट दिस, करेक्ट। तो टीसीडब्ल्यूजी से आप जाएंगे तो आप एंटिटी को बेहतर समझ पाएंगे। जैसे वो बोलेंगे कि भाई ये जो ब्रांचेस है नॉर्दर्न रीजन की, इसमें गड़बड़ होने की चांस बहुत ज्यादा है। अच्छा, देखो उन्होंने मदद की आपको, तो हमको भी फायदा है, उनको क्या फायदा है। टीसीडब्ल्यूजी के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे कंपनी को एक अच्छे दिशा में लेके जाना, उसको अच्छे से चलाना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और उसी में अकाउंटिंग बराबर कराना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाना, अल्टीमेटली उनकी जिम्मेदारी है। हम उनको सलाह देंगे तो वो इंप्रूव हो सकते हैं। हम उनको बताएंगे आपका कंसोलिडेशन प्रोसेस बहुत वीक है, आपका कंसोलिडेशन प्रोसेस बहुत वीक है, इसको आप इंप्रूव करिए, एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर उसको यूज करिए तो आपका कंसोलिडेशन बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छा, तो वो आपकी बात सुन के इंप्रूव करेंगे। तो 3 बातें बहुत आसान है, दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट्स है, दोनों को फायदे हैं फ्री फ्रैंक कम्युनिकेशन के। हमको एंटिटी समझने में बड़ी आसानी होगी, जानकारी हमको बहुत अच्छे से मिलेगी। तीसरा, उनको ये बातें समझ में आएंगी, फाइनेंशियल बातें, उनको अकाउंटिंग की बातें पता चलेंगी, ऑडिटिंग की बातें पता चलेंगी, तो वो इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है साहब, इसलिए मैंने उसको बी में रखा है। इट कैन कम इन एग्जाम में इट कैन बी देयर। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू आइडेंटिफाई टीसीडब्ल्यूजी, कैसे आइडेंटिफाई करें, ये भी एग्जाम में पूछा नहीं है, ठीक है। बट एज आई सेड, कॉन्सेप्चुअल बहुत आसान सी चीजें हैं, ठीक है। चांसेस नहीं लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए हम लोगों ने। अब देखिए, बहुत हाउ टू आइडेंटिफाई, सबसे पहले समझ जाइए, जो लोग सुबह से लेके शाम तक कंटिन्यूअसली डे टू डे ऑपरेशंस करते हैं उसको हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं, और जो दिशा देने का काम करते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं, सुपरविजन का काम करते हैं, उसको हम लोग TCWG बोलते हैं, दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस, ठीक है।
अब अलग अलग सिचुएशंस, अब हमको जाके आइडेंटिफाई करना है, अलग अलग सिचुएशंस अराइज हो सकती है, वो इस टेबल में दिया भी है, मैंने लिख के भी दिया है सब कुछ। जैसे सिचुएशन नंबर 1, TCWG may not be legal part of the entity, it may be a separate legal entity. Example, ठीक है, मैंने जो बोला उसका एग्जाम्पल। सिचुएशन नंबर 1, जैसे इसरो है, स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसरो एक एंटिटी है, स्पेस, जितने भी इंडिया के स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी स्पेस प्रोग्राम्स है वो इसरो, बहुत सारे जो है वो इसरो के अंदर चलते हैं। नाउ मिनिस्ट्री, जो मिनिस्टर्स है, मिनिस्ट्री है, इट्स अ डिफरेंट एंटिटी। हो सकता है कि वो पीरियडिकली रिव्यू करता है कि इसरो कैसे चल रहा है, करेक्ट। तो इसरो में जो गवर्निंग बॉडी है दैट इज मैनेजमेंट, जो है वो लोग मैनेजमेंट है, वहां के चेयरमैन है वो मैनेजमेंट है, ठीक है, चेयरमैन उनकी टीम, और जो मिनिस्ट्री है वो TCWG है। तो सिचुएशन नंबर 1, देयर कैन बी अ सिचुएशन वेयर TCWG इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ऐसा हो सकता है कि TCWG एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, अलग है, एंड मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ द एंटिटी। सिचुएशन नंबर 1, ठीक है। सिचुएशन नंबर 2, इट मे बी लीगल पार्ट ऑफ द एंटिटी इटसेल्फ, ठीक है, बट बोथ आर डिफरेंट इन द सेंस, कंपनी में CEO और CFO है, कंपनी में CEO और CFO है, वो डायरेक्टर्स नहीं है, इसलिए तो नाम है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव। डायरेक्टर हो भी सकते हैं वो, मेरे एग्जांपल में नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो दिन रात काम चलाते हैं, ठीक है, और हर 3 महीने में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं सुपरवाइज करने के लिए। तो नाउ TCWG इज लीगल पार्ट ऑफ द एंटिटी। सेकंड एग्जांपल में इट इज अ लीगल पार्ट ऑफ द एंटिटी, लीगल पार्ट है, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट से अभी भी अलग है, ठीक है। पहले एग्जांपल में था TCWG इज नॉट अ लीगल पार्ट, इट इज अ आउटसाइड एंटिटी। सेकंड एग्जांपल में इट इज अ लीगल पार्ट। थर्ड एग्जांपल में few members of the management and TCWG can be same। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है वहां पे, सपोज चेयरमैन और सेक्रेटरी सब कुछ संभालते हैं, दे आर मैनेजमेंट, और उनकी गवर्निंग बॉडी है, गवर्निंग बॉडी में 7 लोग हैं, और उसमें चेयरमैन और सेक्रेटरी भी है। अच्छा, तो 2 लोग जो है वो कॉमन है, वो मैनेजमेंट में भी है और वो TCWG में भी है। सो ऐसा भी हो सकता है that few people are common between management and TCWG। And then the last situation can be कि दोनों सेम है, बिल्कुल both are same। पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म्स है, वही पार्टनर्स दिन रात काम करते हैं और वही पार्टनर सुपरविजन का भी काम करते हैं, जो भी है वही है। इसके अंदर बोथ मैनेजमेंट एंड TCWG आर सेम। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? करेक्ट। तो हमको आइडेंटिफाई करना है, तो 4 अलग अलग सिचुएशन अराइज हो सकती है। सिचुएशन नंबर 1, TCWG इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज अ आउटसाइड एंटिटी। सिचुएशन नंबर 2, इट इज पार्ट ऑफ द एंटिटी बट सेपरेट मेंबर्स आर देयर। सिचुएशन नंबर 3, some members are common। सिचुएशन नंबर 4, TCWG एंड मैनेजमेंट बोथ आर सेम। वही लोग चलाते हैं, वही लोग लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं, वही लोग सुपरवाइज करते हैं। तो ऐसी 4 चीजें हो सकती है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बात समझिए आपको? करेक्ट। तो आइडेंटिफाई करते वक्त आपने ध्यान रखना है दैट सच सिचुएशंस कैन अराइज, और आपको देखना पड़ेगा कि आपके एंटिटी में क्या सिचुएशन है, ठीक है। अब एक खास बात हो सकता है, एग्जाम्पल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे TCWG है, हम उनके पास गए तो उन्होंने बोला, अरे बेटा अकाउंट्स और ऑडिट का तो हमको ज्यादा समझ में आता नहीं, हम लोगों को, हम तो बहुत सारे मेजॉरिटी इंजीनियर्स ही है, लेकिन हमने हमारी एक कमिटी बनाई है जिसमें सिर्फ हमारी कमिटी है 3 लोग ही, जिसमें चार्ट अकाउंटेंट और जो अकाउंट्स के स्पेशलिस्ट है वो लोग हैं। अच्छा, और जनरली ऐसे कमिटी, ऑडिट कमिटी है, आप उनसे ही बात कर लीजिए। स्टैंडर्ड में ऐसा लिखा हुआ है दैट TCWG may have a सब ग्रुप।
TCWG अपने मेंबर्स में से एक सब ग्रुप बना सकता है खास अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मैटर्स के लिए। अगर उन्होंने ऐसा किया, अगर किसी एंटिटी में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मैटर्स के लिए खास कमिटी बनी हुई है, सब ग्रुप बना है, तो हम लोग वो सब ग्रुप से ही कम्युनिकेशन करते हैं, TCWG से कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग वो सब ग्रुप के कम्युनिकेशन से इतने हम लोग खुश नहीं हैं, तो हम लोग फिर आगे TCWG के मतलब जो मेन ग्रुप था उसके पास हम लोग जा सकते हैं। So there can be a situation where we are communicating to sub group only. हम सब ग्रुप से पूरी बात करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जहां पे ऑडिट कमेटी होती है, हमारा जो पूरा कम्युनिकेशन है TCWG का, हम लोग उनके सब ग्रुप से ही कर लेते हैं, सब ग्रुप से करते। प्रैक्टिकल लाइफ में इट्स वेरी क्लियर। समटाइम्स देयर कैन बी मल्टीपल सब ग्रुप्स। रेम्युनरेशन कमेटी की बात उनसे करेंगे, रिस्क कमेटी है तो उनकी बात उनसे करेंगे, अलग से है तो मल्टीपल ग्रुप से, तो हमको सोचना पड़ता है कि कौन सी बात किससे करनी चाहिए हमको। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात समझे आपको? तो सब ग्रुप का भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि हम सब ग्रुप से अगर खुश नहीं है तो हम लोग मेन ग्रुप के पास जाएंगे, पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। आखिरी एक बात जो मैंने आपको बोला, एक सिचुएशन आ सकती है कि बोथ मैनेजमेंट एंड TCWG आर सेम, ठीक है। तो क्या लिखा है स्टैंडर्ड में? स्टैंडर्ड में ऐसा लिखा है, सपोज अगर दोनों सेम है, वही आपका मैनेजमेंट है और वही आपका TCWG है, ठीक है। तो बोले कि एसेट 260 के हिसाब से कितनी बातों में कम्युनिकेशन करना, उसकी लिस्ट बनाई है। सपोज एसेट 260 बोलता है कि आपने 5 बातें कम्युनिकेट करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। लेकिन एज अ मैनेजमेंट हम उसमें से 3 बातें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ एक फ्रॉड के बारे में बात करनी थी, तो हम वो मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट से फ्रॉड के बारे में तो हम ऐसे ही बात कर चुके हैं, तो फिर से वो बात कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एज अ TCWG आपको फिर से वो बात उनसे कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। देखो वापस आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग। क्या बोला हुआ है? यही हमारे मैनेजमेंट है। सपोज 3 पार्टनर्स है, यही हमारे मैनेजमेंट है और यही हमारे TCWG है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है। 5 में से 3 बातें हम लोग उनको एज अ मैनेजमेंट हम लोग उनसे बात कर चुके हैं। स्टैंडर्ड ऐसा बोलता है अगर दोनों सेम है, अगर आप कुछ बातें एज अ मैनेजमेंट कैपेसिटी सामने वालों से अगर एज अ मैनेजमेंट आप कर चुके हो तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बची हुई 2 बातें थी जो आप TCWG से कम्युनिकेट करने वाले हो, वो आपने जरूर करनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको पैरेलल एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, उससे क्लैरिटी होगी। सपोज, ठीक है, मेरी वाइफ है और वो ऑफिस में मेरी बॉस है और घर पे वाइफ है। तो बॉस एंड वाइफ दे आर सेम, दोनों सेम हो गए, ठीक है। और मैं उनसे 2 बातें एज अ बॉस में कर चुका हूं, तो घर जाके मुझे वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो वाइफ की अलग से बात थी एक, वो मैंने बोल दी ना उनको। बात समझ रहे आप? ठीक है। तो वंस अगेन आई एम फ्रीजिंग इट अप क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगती है बात। इफ मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट और TCWG दोनों के दोनों सेम है, जितनी बातें आप कर चुके हो मैनेजमेंट से वो आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर TCWG ऑल्सो। जो एक्स्ट्रा बातें हैं, एक्स्ट्रा थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड एज पर 260, वो आपने उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मुझे बात ये, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा और जरूर पढ़िएगा अच्छे से। पॉइंट नंबर 11 जो है उसमें बात दी हुई है। तो अभी हम लोग इस क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन का, दोनों के आपस में अच्छे कम्युनिकेशन का। जितनी आप बात ये जल्दी समझ जाए उतनी अच्छी बात है। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि कैसे आइडेंटिफाई करना, हाउ टू आइडेंटिफाई कि TC मैनेजमेंट कौन है और TCWG कौन है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसी अब थोड़ी सी बात, मेरे रिश्तेदार है, ही इज अ इंजीनियर। इंजीनियर है, बहुत ही साधारण से कॉलेज से उन्होंने इंजीनियरिंग किया, लेकिन
बहुत अच्छा उनका ग्रोथ रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा। ही इज़ इंस्पिरेशन। यूएस भी गए, इंडिया में है अभी, आज स्टील प्लांट में ही इज़ सीईओ है। तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल आपके सीक्रेट क्या है, इतना आपने ग्रोथ अपना, इतना प्रॉस्पेरिटी है, इतना ग्रोथ है आपका, इतना ज़बरदस्त ग्रोथ रहा है आपका। तो उनका कहना था कि कम्युनिकेशन। बोले आपने एक तो कम्युनिकेशन करना चाहिए, इस तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए कि लोग आपको याद रखें। तो मुझे याद है कि वो मतलब आज भी जिस स्टील प्लांट में है, उनके जो प्रमोटर्स है वो मौका ढूंढते रहते हैं और कोई मौका छोड़ते नहीं है कि वो प्रमोटर्स से कनेक्टेड रहे। प्रमोटर्स जो हायर अथॉरिटीज है उनसे कनेक्टेड रहे, उनसे बातचीत करे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताए, उनकी बात सुने। इससे इतने जल्दी वो दिमाग में फिट हो जाते हैं। जब प्रमोटर्स को प्रॉब्लम, कोई प्लान में प्रॉब्लम होता है, प्रमोटर्स ऑफिशियल्स को फोन नहीं करते, इनको फोन करते। तो ही हैज सच अ गुड कम्युनिकेशन, करेक्ट। तो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो बहुत ही पावरफुल लोग हैं, जो ओनर्स लोग हैं, प्रमोटर्स है, उनसे एक अच्छा, दिस इज नथिंग फ्रॉड, इसमें कुछ गलत नहीं है साहब, नथिंग रॉन्ग, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसमें इट इज अ सिंपल, आप कह सकते हो इसको स्ट्रीट स्मार्टनेस बोलते हैं। आप कुछ गलत थोड़ी कर रहे हो, आप सिर्फ एक अच्छा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करके रख रहे हो, करेक्ट, ताकि they feel comfortable and you feel comfortable when you talk to them. Okay, now the very important thing, something which has been asked in exams and practice में पूछी गई है, कौन सी बातें हमने कम्युनिकेट करनी चाहिए, विच थिंग्स वी शुड कम्युनिकेट, कौन सी चीज हमने कम्युनिकेट करनी चाहिए। देखिए मैंने उसको एक सीक्वेंस में रखा है। जो सीक्वेंस है, हर चीज को याद रखने का कोई तरीका होना चाहिए, और यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल सीक्वेंस। आपने देखा होगा इसकी पहली भी चीज मैंने सीक्वेंस कि दोनों अलग है, फिर वो एंटिटी में आ गए, फिर कुछ लोग कॉमन हो गए और दोनों सेम हो गए। सीक्वेंस था वो भी एक। मैं तो भाई कोई भी चीज पढ़ता हूं तो एक सीक्वेंस में पढ़ता हूं ताकि दिमाग में फिट बैठ जाए, ठीक है। नाउ ठीक है, कौन सी बातें है, बिल्कुल। तो यहां पे जो बातें लिखी है, तो एक फ्लो में है। अपॉइंटमेंट के इमीडिएटली बाद क्या बात करनी चाहिए, अपॉइंटमेंट के बाद काम शुरू करने से पहले क्या बात करनी चाहिए, सेकंड। थर्ड, ऑडिट के दौरान क्या बात करनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ, ऑडिट खत्म होने के जस्ट पहले, फाइनलाइजेशन के पहले क्या बात करनी चाहिए, करेक्ट। फिर इन सब के अलावा कुछ छोटी सी रेसिडुअल मैटर्स, अदर्स, और लिस्टेड कंपनी में क्या बात करनी चाहिए। तो ऐसी 6 चीजें, देखो 6 चीजें, लेकिन याद देखो एक फ्लो कैसा है। अपॉइंटमेंट के इमीडिएटली बाद क्या बात करना, अपॉइंटमेंट होने के बाद काम शुरू करने से पहले क्या करना, फिर जब आप काम करते हो, जब आप ऑडिट करते हो तो फिर क्या बात करना उस दौरान, करेक्ट। फाइनलाइजेशन से पहले क्या बात करना, रिपोर्ट फाइनलाइजेशन, कुछ अदर मैटर्स, और देन वी हैव लिस्टेड कंपनी में कुछ चीज कंपलसरी है, वो क्या बात करना। तो देखते हैं, अपॉइंटमेंट के जस्ट बाद आपने, अपॉइंटमेंट जैसे ही आपका हो जाए, जैसे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो जाए, ऑडिटर ने जाके अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपना स्कोप, अपने ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप सामने उन्होंने बोल देना चाहिए, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, मिसकम्युनिकेशन ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। वो हमसे बहुत सारी बातें एक्सपेक्ट कर रहे थे, बाद में उनको शॉक ना लगे। जैसे अपॉइंटमेंट हो जाके बता दीजिए, माननीय महोदय मेरी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना, वो ये मेरी जिम्मेदारी है। अकाउंटिंग मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इंटरनल ऑडिट मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वैट ऑडिट मेरी जिम्मेदारी नहीं है, टैक्सेशन मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना, साल के एंड में एक रिपोर्ट दूंगा मैं आपको, वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। इतना ही मुझसे एक्सपेक्ट करें, बाकी चीजें मुझसे एक्सपेक्ट ना करें। बैंक में कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अपनी क्या जिम्मेदारी है वो एकदम, ये मेरी जिम्मेदारी है, बाकी सब आपकी जिम्मेदारियां है, आप उसको संभालिए। ये क्लियर कट हमने बताना चाहिए कि वो आपकी जिम्मेदारी आपकी ही है।
अपॉइंटमेंट होने के बाद में आगे जाके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ना डेवलप हो जाए, इसलिए क्लियर कट कम्युनिकेशन कर देना चाहिए कि मेरी इतनी ही जिम्मेदारी है, मेरा इतना ही काम है, मेरा इतनी ही जिम्मेदारी है, ये आपने कम्युनिकेट कर देना चाहिए। ठीक है। सेकंड, ऑडिट जस्ट शुरू होने से पहले ओवरऑल हमारा ऑडिट स्ट्रेटेजी, ओवरऑल जो ऑडिट प्लान है वो जाके डिस्कस करना चाहिए कि हम मंथली आने वाले हैं, कि क्वार्टरली आने वाले हैं, कि 6 मंथली आने वाले हैं, कि 9 महीने बाद आएंगे दिसंबर में, फिर मार्च में आएंगे। ठीक है। कितने किसी साल के एंड में आने वाले हैं, कितनी बड़ी टीम लेके आएंगे, हम लोग मैनुअल चेकिंग करने वाले हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू चेकिंग करने वाले हैं, हमारा ओवरऑल अप्रोच कहाँ रहेगा, हम कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, ये ओवरऑल प्लान डिस्कस करना चाहिए ताकि वो लोग भी हमारे प्लान को समझे। वो प्लान में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो हमको इंप्रूवमेंट सजेस्ट करें, दे में सजेस्ट इंप्रूवमेंट ऑल्सो। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑडिट जस्ट शुरू करने से पहले जो एक ओवरऑल ऑडिट प्लान है वो हम आपको बता दें। डिटेल्ड एकदम ऑडिट प्लान ना बनाएं। डिटेल अगर ऑडिट प्लान बताएंगे तो आपके ऑडिट में सरप्राइज एलिमेंट नहीं रहेगा। हो सकता है कि उनमें से कोई इन्वॉल्व हो, फ्रॉड कर रहा हो, कुछ गलत काम कर रहा हो। अगर आपकी पूरी चीजें वो जान लेगा तो वो फ्रॉड को कंसील करने की कोशिश करेगा, छुपाने की कोशिश करेगा। तो प्लीज डिटेल आप शेयर ना करें। अपॉइंटमेंट के बाद हमने बता दिया हमारी जिम्मेदारियां, फिर काम शुरू करने से पहले हमने बता दिया हम लोग कैसे काम करने वाले हैं, प्लानिंग। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑडिट के दौरान सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स जो हमको पता चली ऑडिट के दौरान, वो हमने उनके साथ में शेयर करनी चाहिए। अब सिग्निफिकेंट फाइंडिंग के अंदर 4 चीजें आप बोलेंगे सर पॉइंट पे पॉइंट चढ़ा रहे हैं आप। अरे बड़े आसान है। आप गए ऑडिट करने के लिए तो क्वालिटेटिव, ठीक है, सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, मतलब क्या, आप जब जाते हैं, आप इतनी मेहनत करते हो, इतना समझते हो, तो आप जब इतना समझ रहे हो तो बताओ ना लोगों को उनके बारे में। आपने जाके समझा, यू वेंट एंड यू अंडरस्टूड कि इनके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लोग कैसे हैं, एडिक्वेट है क्या, नॉलेजेबल है क्या, इनकी पॉलिसीज कैसी है, इनका सॉफ्टवेयर कैसा है, इनका डेली रूटीन कैसा है, अकाउंटिंग का उनका फ्लो कैसा है, ये सब आपने समझा है तो आप जाके उनसे सजेस्ट कर सकते, बात कर सकते कि भाई आपकी टीम एडिक्वेट है क्या, आपकी टीम नॉलेजेबल है क्या, आपकी पॉलिसीज कॉन्जर्वेटिव है, अच्छी है क्या, आपका सॉफ्टवेयर बराबर है क्या, इनके रूटीन्स बराबर है क्या, ये आप डिस्कस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज हमने इन कंपनी है जो आजकल स्मार्ट वॉचेस आते हैं ना, स्मार्ट वॉचेस, आजकल बहुत सारी कंपनी स्मार्ट वॉचेस, तो स्मार्ट वॉच बेचते हैं वो लोग और साथ में 2 साल का सर्विस भी देते हैं। 2 साल की लोकेशन सर्विसेज, मेडिकल हेल्थ सर्विसेज और ऐसे बहुत सारी सर्विसेज देते हैं। तो हमको ऐसा लगा कि जब सपोज कोई वॉच का सेल हुआ 30,000 में, इसमें हार्डवेयर के लिए भी पैसा मिल रहा है और हम जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके लिए भी पैसा मिल रहा है, तो दोनों को सेग्रीगेट करना पड़ेगा और दोनों को अलग अलग रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हार्डवेयर को इमीडिएट सेल बुक करना पड़ेगा और जो सर्विसेज के लिए पैसा मिल रहा है उसको 2 साल में बुक करना पड़ेगा। हमको ऐसा लगा कि ये इनका जो बांटने का तरीका है वो इतना अच्छा नहीं है, बहुत रॉ वो लोग उसको बांटते हैं, हाफ हाफ कर देते हैं। ठीक है, आर्बिट्ररी इनका डिवीजन है, बराबर उनका इतना अच्छा डिवीजन नहीं है, अकाउंटिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही। तो हम बता सकते हैं कि आप जो हार्डवेयर प्लस सर्विसेज एक साथ जब आप बेचते हो तो उसको सेग्रीगेट करने का आपका तरीका अच्छा नहीं है, अकाउंटिंग का तरीका आपका अच्छा नहीं है, तो ये इसमें आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, वो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। आप तो उनको ये भी बता सकते हैं, देखिए साहब बहुत एसएलएम बहुत फेमस है, एसएलएम बहुत फेमस है, लेकिन आपकी कंपनी में आप एसएलएम लगा रहे हो, आपको सुटेबल नहीं है, आपके लिए तो मशीन आर मेथड ज्यादा सुटेबल है। कौन सी अकाउंटिंग जो आप लगा रहे हो पॉपुलर है बट दैट इज नॉट सुटेबल, आपके लिए मशीन आर मेथड और भी बेहतर है, दैट इज मच बेटर। तो आप उनको आपके हाउ टू इंप्रूव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, आप ऑडिट करने गए, आपने जानकारी इकट्ठा की, तो इंप्रूवमेंट की बातें आप बता सकते हैं। ठीक है, नंबर 1। सेकेंड, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, आपको बहुत सारी परेशानी फेस करनी पड़ी,
आपको समय कम दिया गया ऑडिट करने के लिए, आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी। अभी हम देखने वाले डेप्थ में, अगर आपको बहुत तकलीफ हुई है ऑडिट करने में, बहुत तकलीफ, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, तो बताइए। देखिए ये आपके अकाउंट्स की टीम है, ये आपका मैनेजमेंट है, इतनी तकलीफ दी उन्होंने, इतना समय लगा दिया इंफॉर्मेशन देने में, इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, जो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, इसको अलग से देखने वाले एज अ शॉर्ट नोट, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, मुझे लगता है कि इस पर अलग से आ सकता है। तीसरा, सिग्निफिकेंट मैटर्स। सिग्निफिकेंट मैटर्स, आपको बहुत जो इंपॉर्टेंट बातें पता चली ऑडिट के दौरान, वो आप उनसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, उसको भी हम अलग से डिस्कस करने वाले। एंड फोर्थ, हम आपसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक्सपेक्ट करते हैं। आखिरी में, ऑडिट के आखिरी में होता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कि प्लीज कुछ बातें ऐसी है, बहुत सेंसिटिव है, हम चाहते हैं आपके लेटर हेड पे आप लिख कर दे कि सब बराबर है, कोई चिंता की बात नहीं है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जो एक डॉक्यूमेंट जो हम लिख कर लेते हैं, इज अ रिटर्न एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट, फ्रॉम द TCWG, ठीक है, दैट इज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ऐसे 580 में इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की है, पूरा स्टैंडर्ड ही उसके ऊपर है, ठीक है। तो लिसन गाइस, ऑडिट के दौरान जो हमको अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की क्वालिटी कैसी लगी, अच्छी है, बुरी है, कहाँ इंप्रूवमेंट है वो बताइए। हम काम करते गए जो डिफिकल्टी फेस के, वो उनको बताइए ताकि वो डिफिकल्टीज को दूर कर सके। कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स पता चले, वो उनके साथ में शेयर करें ताकि वो उसका यूज कर सके। और हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लगेगा, ऐसा उनको बता दीजिए, यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट के बाद क्या बात करना, डिस्कस कर लिया। ऑडिट शुरू करने से पहले क्या बात करना, वो भी डिस्कस कर लिया। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स होती है, वो डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, साइन करने के जस्ट पहले, नाउ दिस इज द एडिशन। इस बार क्या उन्होंने ऐड किया है, तो ये बात उन्होंने ऐड की है, दिस इज व्हाट दे हैव एडेड, ठीक है। रिपोर्ट, सब काम होने के बाद रिपोर्ट में क्या कोई कुछ ऐसी बातें हैं जिससे रिपोर्ट के अंदर, रिपोर्ट में कुछ नए पैराग्राफ इंसर्ट किए जा रहे हैं। जैसे हम SS 700 सीरीज में पढ़ते हैं ये बात, रिपोर्ट में अगर आपको लिखना है कुछ गलत है तो आपको बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन डालना पड़ता है, बेसिस ऑफ एडवर्स डालना पड़ता है, बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर डालना पड़ता है, कभी कभी आपको EMP OMP डालना पड़ता है, EMP OMP, कभी आपको की ऑडिट मैटर पैराग्राफ 701 में नया सिनेरियो डालना पड़ता है। काम खत्म होने के बाद फाइनलाइजेशन के वक्त अगर आपको ऐसा लगे कि नॉर्मल से, ठीक है, जो जनरल पैराग्राफ्स आते हैं, अगर नए पैराग्राफ्स इंसर्ट करना है, अगर नए पैराग्राफ्स इंसर्ट करना है ऑडिट रिपोर्ट में, तो पहले ये नए पैराग्राफ्स इंसर्ट करके एक ड्राफ्ट रिपोर्ट हमने TCWG के साथ शेयर करना चाहिए कि देखिए ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है, ये हम बातें लिखने वाले हैं, आपको इसके बारे में कुछ बोलना है तो आप बोल दीजिए, करेक्ट। तो आखिरी में फाइनलाइजेशन के जस्ट पहले अगर हम कुछ नए पैराग्राफ्स इंसर्ट करने वाले हैं तो ये बात TCWG से हमने डिस्कस करनी चाहिए। यही एक नई बात आई है, पूरा स्टैंडर्ड रिवाइज किया, जब ठीक है रिवाइज किया तो ये एक नई बात उन्होंने डाल दी है, ठीक है। दिस इज अ न्यू थिंग विच दे हैव इंसर्टेड, ठीक है। नाउ 5 बातें हो गई, आखिरी बात देखिए, लिस्टेड कंपनीज में कंपलसरी है, बाकी इसमें आप चाहे तो श्रद्धानुसार, बाकी इसमें चाहे तो, ठीक है। 4 बातें हुई थी अभी, तो लिस्टेड कंपनी में ये बात कंपलसरी है। क्या है ये, देखिए लिस्टेड कंपनी बहुत बड़ी होती है, लिस्टेड कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी होती है, इट्स अ ह्यूज कंपनी, कई सारे शेयर होल्डर्स है, फिर कितने तो डायरेक्टर्स है, और कितने एम्प्लॉइज है, कितने सप्लायर्स है, कितने कस्टमर्स है। और ऐसे माहौल में TCWG को डर होता है कहीं पे ऑडिटर या उनकी टीम कंपनी से अटैच तो नहीं है, जुड़ी हुई तो नहीं है। तो हम लोग जिम्मेदारी है, लिस्टेड कंपनी में ऑडिटर ने TCWG को विश्वास दिलाना चाहिए, भरोसा दिलाना चाहिए कि मैं और मेरी टीम इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब ना आपके ऊपर, ना लीगली, ना फाइनेंशियली, ना प्रोफेशनली हम आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ना हम डिपेंडेंट है आपके ऊपर, ना आपके प्रेशर में काम कर रहे हैं, ना हमारे बेनिफिट्स, ना हम आपके मिलने वाले इंसेंटिव्स उस पर काम कर रहे हैं, ना आपके प्रेशर में काम कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट, ना झुकेंगे ना बिकेंगे, उसको हम लोग इंडिपेंडेंट बोलते हैं। वी वर्किंग इंडिपेंडेंटली, बहुत जरूरी, इट्स अ बैकबोन ऑफ द ऑडिट।
अगर इंडिपेंडेंस है तो ऑडिट का मतलब है, अगर इंडिपेंडेंस ही नहीं है, ठीक है, तो फिर ये सब का क्या मतलब है? मतलब अगर हम जुड़े हुए कंपनी से तो रिपोर्ट में सब अच्छा अच्छा ही लिखेंगे। तो लिस्टेड कंपनी हम लिख के थे कि मैं और मेरी टीम, हमारे पास में शेयर होल्डिंग नहीं है तो बहुत कम है, हमारे टीम में कोई पास्ट एम्प्लॉइज नहीं है, हमारे टीम में कोई आपके बहुत बड़े कस्टमर्स या सप्लायर्स नहीं हैं, हम आपसे जो पैसा कमाते हैं, ऑडिट का कितना पैसा कमाते हैं, नॉन ऑडिट फीस का कितना पैसा कमाते हैं, उसका ब्रेकअप देते हैं हम लोग कि भाई हम नॉन ऑडिट में ज्यादा पैसा मिलेगा तो ऑडिट के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऑडिट का इतना कमाते हैं, हम ऑडिट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, करेक्ट। ये पूरा हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। इट इज कंपलसरी कि हम बड़ी जिम्मेदारी से लिस्टेड कंपनी के ऑडिट्स में उनको विश्वास दिलाए, भरोसा दिलाए कि मैं और मेरी टीम इंडिपेंडेंट है, आपके ऊपर निर्भर नहीं है, आपके इंसेंटिव्स पे निर्भर नहीं है, ना आपके सामने झुकने वाले हैं, हमके मैनेजमेंट के सामने हम एक अच्छा ऑडिट करने वाले हैं, निष्पक्ष न्यूट्रल ऑडिट करने वाले हैं, ठीक है। ये भरोसा दिलाना पड़ेगा। बाकी कंपनीज में अगर ऑडिटर चाहे तो ये बात बता सकता है, अगर सामने वालों की एक्सपेक्टेशन है वो खुद बोलते हैं तो हम ये कम्युनिकेट करेंगे। तो बाकी कंपनीज में ये सारी बातें कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू कम्युनिकेट इट, ठीक है। इसके अलावा सिक्स्थ थिंग, अदर मैटर्स। अगर हमको कुछ ऐसा लगे ये जो भी बातें डिस्कस की इसके अलावा भी कुछ है तो हम बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जानना ऑडिट या अकाउंट से रिलेटेड, तो हम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमको ऐसा लगता है कि यार इनका जो डेटा है वो सेफ नहीं है, कोई भी यूजर नेम पासवर्ड यूज करता है, कोई कहीं पर भी पेन ड्राइव लगाता है, हमको ऐसा लगता है कि आपके यहाँ पे डेटा सेफ नहीं होता, बड़े आसानी से कोई भी डेटा चुरा सकता है, तो हम ये बात भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। वी कैन कम्युनिकेट इट टू देम, ठीक है। दिस पॉइंट क्लियर गाइस? दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट, और एक सीक्वेंस में बहुत आसान है। 6 बातें। अपॉइंटमेंट के बाद क्या कम्युनिकेट करना, मेरी इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बाकी सब आपकी है। काम शुरू करने से पहले ओवरऑल प्लान डिस्कस करना। देन जब हम लोग ऑडिट करते हैं तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स डिस्कस करना, कैसा लगा अकाउंटिंग सिस्टम, कोई परेशानी, डिफिकल्टीज, कोई मैटर्स, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लगेगा वो। फाइनलाइजेशन से पहले कोई अगर नए पैराग्राफ्स इंसर्ट करने वाले हो तो ड्राफ्ट रिपोर्ट आप दे दीजिए, डिस्कस कर लीजिए उनसे। लिस्टेड कंपनी में एक पैराग्राफ कंपलसरी है कुछ कम्युनिकेशन, ठीक है, और इट्स कंपलसरी एंड इट्स इंपॉर्टेंट, राइटिंग में होना चाहिए वो कम्युनिकेशन, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और होता हो तो अदर। इज पॉइंट क्लियर? देखिए ऑब्जेक्टिव्स भी है, हर स्टैंडर्ड में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बहुत ही सिंपल से और सरल से। स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद तो ऑब्जेक्टिव अपने आप हमको समझ जाते हैं। मैं हर स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव्स कवर नहीं करता हूँ, 1-2 लाइन के होते हैं, मुझे पता होता है इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। देखो एक बात एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ लो, इंस्टीट्यूट किस पे क्वेश्चन पूछता है? जहां पे 4-5 पॉइंट बनते हैं, 4-5 पॉइंट है, अच्छा बड़ा पैराग्राफ है, इंस्टीट्यूट जनरली इन चीजों पे सवाल पूछता है, जनरली सिर्फ इन्हीं चीजों पे सवाल पूछता है। इंस्टीट्यूट डजंट आस्क क्वेश्चंस ऑन 1 और 1 पॉइंट या 2 पॉइंट पे क्वेश्चन पूछता नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्टिव ऐसे लगा 3-4 बातें लिखी हुई है तो इंपॉर्टेंट है। क्या ऑब्जेक्टिव है? बस वही है। ऐसे 260 का ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिटर इंपॉर्टेंस समझे कम्युनिकेशन का और 2 वे अच्छा कम्युनिकेशन रहे, गुड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या कम्युनिकेट करना वो बताए, कैसे कम्युनिकेट करना, टाइमिंग क्या होना चाहिए कम्युनिकेशन का, ये बताना इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव है। इंपॉर्टेंस ऑफ 2 वे कम्युनिकेशन, हाउ इट शुड बी कम्युनिकेटेड, व्हाट शुड बी कम्युनिकेटेड, हाउ इट शुड बी कम्युनिकेटेड, व्हेन इट शुड बी कम्युनिकेटेड। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसे 260। मैंने इसको नीचे में कवर किया, ठीक है। एक बार आप समझ लो मैटर्स तो अपना वही सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर कभी ऑब्जेक्टिव्स पे सवाल आता है तो वहां पे आप इसको इंक्लूड कर सकते हो अगर आता है तो। नाउ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, देखिए मैं इसको बिल्कुल फ्लो में, हम गए सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज पे, आपको अलग से शॉर्ट नोट आ सकता है। कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, ठीक है, विच यू विल कम्युनिकेट इट टू टीसीडब्ल्यूजी। टीसीडब्ल्यूजी को आप जो कम्युनिकेट करें। हम ऑडिट करने गए, हमको बोला कि बस 1 हफ्ता मिलेगा, अकाउंट्स की टीम 1 हफ्ते के लिए फ्री है, 1 हफ्ते में इतना ऑडिट करना कर दो, बहुत ही कम समय दिया आपने, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी। अच्छा वहां गए तो रिस्ट्रिक्शन डाल दिए, ये गोडाउन में नहीं जाना, ये सेल्स मैनेजर से बात नहीं करना, ये अग्रीमेंट नहीं मिलेगा, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ये बात नहीं करना, ये नहीं देखना, वो नहीं देखना, रिस्ट्रिक्शन डाल दिए, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी। अच्छा फिर भी हम आगे गए,
ठीक है, जो बहुत ही एक्सपेक्टेड चीजें वो भी रेडी नहीं है। अरे लिस्ट ऑफ डेटर्स, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, डिप्रिसिएशन की वर्किंग तो बना के रखो, नहीं बोले तुम बना लो, ये लो डेटा तुम बना लो, तुम डिप्रेशन खुद ही कैलकुलेट कर दो। बहुत ही एक्सपेक्टेड जो स्टेटमेंट्स है, इंफॉर्मेशन है, वो भी आप रेडी नहीं कर रहे, बहुत ही डिले कर रहे हैं इंफॉर्मेशन देने में। पूछो तो 1 घंटे बाद दिलेंगे, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, अगले दिन, 2 दिन बाद। इतना समय लगा रहे हैं इंफॉर्मेशन को, बड़े आसान आसान इंफॉर्मेशन को जानबूझ के डिले कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा। कि आप जाइए, अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो 2 किलोमीटर पहले पैदल चल के जाओ, गोडाउन में जाओ, वहां पे 10,000 फाइल है, उसमें से एक वाउचर निकालो। इतनी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी। हम जो बातें बोल रहे हैं वो बना के भी नहीं दे रहे। हमने बोला कि भाई गोइंग कंसर्न खतरे में है, आपका अगले 1 साल का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दो, बना के नहीं दे रहे। अनविलिंगनेस टू वर्क एंड गिव इंफॉर्मेशन, डू प्रिपेयर वर्किंग्स, ये सब सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी में। देखो एक सीक्वेंस, हम गए, समय कम दिया, जाने के बाद रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, जो इजी वर्किंग्स थी वो भी नहीं दे रहे बना के, ठीक है। बहुत मुश्किल हो रही है इंफॉर्मेशन लेने में, बहुत लेट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम जो बातें बोल रहे हैं वो इंफॉर्मेशन बना के भी नहीं दे रहे। ये सब सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सिग्निफिकेंट मैटर्स। सिग्निफिकेंट मैटर्स कभी भी आ सकते हैं, ऐसे तो मैंने ऊपर बात ड्यूरिंग द ऑडिट, बेटे कभी भी आ सकते हैं। ऑडिट एक्सेप्ट करते वक्त कुछ अगर बातें थी, पिछले साल ऑडिट नहीं हुआ, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, पिछले साल गुडविल बहुत अमाउंट का दिख रहा है, गुडविल बहुत अमाउंट का दिख रहा है, और पुराना जो पिछले साल ऑडिट नहीं हुआ है और इतना बड़ा गुडविल दिख रहा है, ये गुडविल बराबर है कि नहीं, या पिछले बार के ऑडिटर ने बोला है कि ये गुडविल में गड़बड़ है, क्वालिफाई किया था उसने। ऐसी कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स है अपॉइंटमेंट के वक्त, पिछले साल की अपॉइंटमेंट के वक्त कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स है। अपॉइंटमेंट के वक्त हमको बोला गया था बड़ी ब्रांचेस हम करेंगे, लेकिन बाद में शायद शुद्ध मन बदल रहा है। अपॉइंटमेंट के वक्त अगर कुछ अगर इंपॉर्टेंट बात है तो वो सिग्निफिकेंट मैटर हो सकता है। फिर हम जब ऑडिट स्टार्ट कर रहे थे, एंटिटी में बहुत बड़े बड़े कुछ बिजनेस कंडीशंस अफेक्टिंग द एंटिटी, बिजनेस प्लान, स्ट्रेटजीज, बहुत बड़ा कस्टमर का ऑर्डर कैंसिल हो गया, इसका क्या इंपैक्ट होगा, गोइंग कंसर्न पे इंपैक्ट होगा क्या, कैसे हम इससे निपटेंगे, कैसे इससे बाहर निकलेंगे, ठीक है। ऑडिट स्टार्ट के बाद हमको पता चला ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द ऑडिट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हुए कि हमने कोई एमैल्गमेशन किया। ऑडिट के एंड में सिग्निफिकेंट डिसएग्रीमेंट, कहीं पे डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट है, कहां पे मैनेजमेंट हम भिड़ गए, हमने बोला इन्वेंटरी राइट ऑफ करो, वो बोले हम राइट ऑफ नहीं करेंगे, कहां पे डिसएग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में, वो हम सिग्निफिकेंट मैटर कम्युनिकेट करेंगे। दूसरे ऑडिटर्स, अदर ऑडिटर्स से हमारी क्या बातचीत हुई, इंटरनल ऑडिटर से हमने कैसे तालमेल बिठाया, उनसे क्या बातचीत की, उनसे कौन सी बातें हमको पता चली, इंटरनल ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर्स में भी, करेक्ट, एक्सपर्ट से हमने क्या बातचीत की, तो वो भी हम शेयर कर सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट के वक्त की कुछ बातें हैं, सिग्निफिकेंट मैटर्स वो हो सकते हैं। ऑडिट शुरू करते हैं हमको कुछ बिजनेस कंडीशंस के बारे में पता चला, वो हम शेयर कर सकते हैं, इवेंट्स के बारे में। ऑडिट के एंड में हमको पता चला कुछ एंड में डिसएग्रीमेंट से, वो हम शेयर कर सकते हैं कि कहाँ पे हम बताना चाहिए TCWG को, अदर ऑडिटर से क्या बात हुई। देखो एक सीक्वेंस में अपॉइंटमेंट के वक्त क्या, फिर काम करते वक्त क्या, फिर फाइनलाइजेशन के वक्त क्या, और फिर आखिरी में दूसरे ऑडिटर्स। कमेंट अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस पूछा नहीं आज तक, लेकिन ऐसे में इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे में 2 पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट, एक होता है रिक्वायरमेंट सेक्शन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिक्वायरमेंट सेक्शन होता है, ठीक है। इंट्रो टू ऐसे जो लेक्चर है उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया है। रिक्वायरमेंट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट पर टारगेट करता रहता है। और एक होता है एप्लीकेशन। रिक्वायरमेंट पार्ट 1, 1.5, 2 पेज का होता है, एप्लीकेशन 20-25 पेज का होता है। रिक्वायरमेंट पार्ट के जो 1.5-2 पेज है वो तो पूरे कवर करने चाहिए, और एप्लीकेशंस में से जहां पे 5-6 पॉइंट बनते हैं वो हमने देखना चाहिए, 5-6 पॉइंट जहां बनते हैं वो हमने देखने चाहिए, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट पार्ट का है, बहुत आसान। कम्युनिकेशन प्रोसेस, इनका कहना है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 जाइए, एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस को एस्टैब्लिश करिए। आपकी तरफ से कौन बात करेगा, हमारी तरफ से कौन बात करेगा, ईमेल आईडी कौन सा रहेगा, फोन नंबर कौन सा रहेंगे, वीकली मिलेंगे, मंथली मिलेंगे, क्वार्टरली मिलेंगे। एक कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं एस्टैब्लिश करना। कौन बात करेगा, कब बात करेगा, कैसे बात करेंगे, क्या फॉर्मेट रहेगा, आप कुछ फॉर्मेट में चाहते हो, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस एस्टैब्लिश करना, इनिशियल मीटिंग करना, ठीक है। फिर फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन, राइटिंग, जैसे उनका कहना है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, जितनी बात है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स
ठीक है, जो हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट क्वालिटी एस्पेक्ट्स, डिफिकल्टीज, मैटर्स, रिटन रिप्रेजेंटेशन, वो सब राइटिंग में होनी चाहिए। और इंडिपेंडेंस की बात है, रिटन कम्युनिकेशन करे, एक बार एस्टेब्लिश हो गया, फिर अब ये बात रिटन में भेजू कि ओरल में भेजू, राइटिंग में क्या क्या लिखूं, कितना लिखूं, कितने डिटेल दूं, फॉर्म डिस्कस करना, तय करना, टाइमिंग, अगर हमें कुछ बात पता चली इमीडिएटली बताना, क्या इमीडिएट कम्युनिकेशन करना, कि एक्यूमुलेट करना सारी बातें, और मंथ एंड पे कम्युनिकेट करना, टाइमिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले जाके एस्टैब्लिश करना, फिर कम्युनिकेशन के फॉर्म कैसे रहेंगे, टाइमिंग क्या रहेंगे, बातें करेंगे तो पहले डिस्कस कर लिया हमने। फिर उसके बाद एडिक्वेसी, ठीक है, हमारी टीम को पूछता है ना, आपको सही जानकारी मिल रही है ना, TCWG आपको रिप्लाई कर रहा है ना, रिस्पॉन्ड दे रहा है ना, लग रहा है ना सबको कि इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है, सब ग्रुप से नहीं मिल रही जानकारी, तो मेन ग्रुप के पास जाना पड़े। अगर इनसे कम्युनिकेशन ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही, उनसे ही पूछना सामने से, आपको पूरी जानकारी, आप हमसे संतुष्ट है ना, हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस से संतुष्ट है ना, यू आर एडिक्वेट कम्युनिकेशन लग रहा है ना आपको ऐसा लगता है हमें ज्यादा कम्युनिकेशन करना चाहिए, तो फिर करिए। तो बहुत आसान है, हमने जाके उनसे इनिशियल मीटिंग करनी चाहिए, और हमने एस्टैब्लिश, वी शुड एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन प्रोसेस, who will communicate, how they will communicate, when they will communicate, then तय करना फिर बाद में कि फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, राइटिंग में कौन सी बातें, ओरल में कौन सी बातें, कितनी बातें, देन टाइमिंग क्या होना चाहिए, इमीडिएट की रुक के करना चाहिए, एंड देन एडिक्वेसी। 4 सिंपल सी बातें। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड दी लास्ट क्वेश्चन, बहुत आसान, बहुत ज्यादा, कि कम्युनिकेशन राइटिंग में होना चाहिए कि ओरल में होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्ड बहुत ही, पहले इंडेक्स, फिर समरी, फिर प्रोसेस, फिर कंक्लूजन, फिर फॉलोअप, ऐसा डिटेल्ड पूरा, कि ऐसा एकदम एक सिंगल पेज का कैजुअल लेटर होना चाहिए, सिंगल पेज का एक कैजुअल लेटर होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन राइटिंग एंड स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए कि ओरल एंड वेरी कैजुअल कम्युनिकेशन होना चाहिए। कौन से बातों पे डिपेंड करता है, देखिए पॉइंट जब बहुत ज्यादा होते हैं तो हम लोग निमोनिक बनाने का सोचते हैं, तो यहाँ पे भी निमोनिक बनाया है। लीगल प्रोसेस करके निमोनिक है, ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही आसान सा निमोनिक है। लीगल प्रोसेस, L स्टैंड फॉर लीगल रिक्वायरमेंट। अगर TCWG से बात करना लीगल रिक्वायरमेंट है, तो आपने इसको राइटिंग में ही रखना चाहिए, जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 143(12) है कंपनी ऑडिट में, वो बोलता है कि अगर आपको एम्प्लॉय फ्रॉड के बारे में पता चले, कि अगर आपको एम्प्लॉय फ्रॉड के बारे में पता चले, इफ यू कम टू नो अबाउट द एम्प्लॉय फ्रॉड, तो आपने ऑडिट कमिटी से आपने राइटिंग में कम्युनिकेट करना चाहिए। राइटिंग में आपने उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए। यू शुड कम्युनिकेट इन राइटिंग टू देम इन फॉर्म 84 लगता है वहां पे। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स अगर है तो आपने हमेशा राइटिंग में ही बात करनी चाहिए, और जो फॉर्मेट्स दिए हैं, फॉर्म दिए हैं, फॉर्म 84, उसमें ही बात करनी चाहिए। P स्टैंड फॉर प्रीवियसली कम्युनिकेटेड। जैसे कुछ बातें होती है जो हर साल हम बात करते रहते हैं, ईयर ऑन ईयर, ठीक है, ब्रांचेस की बातें हम करते रहते हैं, हम डेप्रिसिएशन की ब्रांचेस की बातें करते हैं, ब्रेड प्रिंट की बात करते हैं, प्रोविजंस की बात करते हैं, लिटिगेशन ऑफ प्रोविजंस की बात करते हैं, इन्वेंट्री की बात करते हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन इतना डिटेल नहीं लगता। लेकिन अगर प्रीवियस कम्युनिकेशन नहीं है, ईसॉप पहली बार कंपनी में आया, GST पहली बार कंपनी में आया, प्रीवियसली इसको डिस्कस नहीं किया गया था, नई चीज है ये, सालों साल नहीं चल रही है, नई चीज है, इट्स अ न्यू थिंग, तो फिर उसको राइटिंग में कम्युनिकेट करना चाहिए, अच्छे डिटेल्स में। पहली बार ईसॉप आया है, पहली बार GST आया है, डिटेल में उसका कम्युनिकेशन करना चाहिए। P, देन R स्टैंड फॉर रिजॉल्व। अगर कोई बात रिजॉल्व नहीं हो रही, हमने एक बार बता दिया कि भाई ब्रांच रिपोर्ट नहीं आई हमारे पास, ब्रांच की ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई, आपने राइटिंग में लिखना चाहिए। राइटिंग में जब अगर रिजॉल्व नहीं हो रही कोई बात, तो आपने राइटिंग में उसको बार बार कम्युनिकेट करके उसको रिजॉल्व करने को। रिटन कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। देन O स्टैंड फॉर ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट। अगर कोई चीज पे हम पिछले 3-4 हफ्तों से बात कर रहे हैं, बहुत सारी बात पहले हो चुकी है, तो ओरल कम्युनिकेशन अच्छा होता है।
अगर कोई ऑनगोइंग कांटेक्ट नहीं है, काफी लंबे समय से इस चीज पे बात नहीं हुई है, हम उनसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक्सपर्ट को अपॉइंट करिए, लंबे समय से बात नहीं हुई है, तो हमने रिटर्न कम्युनिकेशन से शुरुआत करनी चाहिए। पहले रिटर्न कम्युनिकेशन आपने देखना चाहिए कि इस पे कितनी बात हो चुकी है, कितनी होने की है पहले। अगर कोई ऑनगोइंग कांटेक्ट नहीं है, हमको कम्युनिकेशन की शुरुआत करनी है, इट्स गुड टू स्टार्ट विद द रिटर्न कम्युनिकेशन, ठीक है। देन C स्टैंड फॉर चेंजेस। अगर आपको ऐसा लगता है कि जिन लोगों से हम कम्युनिकेट कर रहे थे, मैनेजमेंट टीम बदल गई, TCWG की टीम बदल गई, की मेंबर्स बदल गए, ऑडिट कमेटी के मेंबर्स बदल गए, अगर लोग बदल गए तो उनसे स्टार्टिंग में रिटर्न कम्युनिकेशन अच्छा होता है। डिटेल कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन इज अ गुड थिंग। चेंजेस। E स्टैंड फॉर एक्सपेक्ट। उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? दे वांट रिटर्न कम्युनिकेशन, तो रिटर्न कम्युनिकेशन रखिए। दे वांट ओरल कम्युनिकेशन, तो ओरल कम्युनिकेशन रखिए। दे वांट इमीडिएट कम्युनिकेशन, फास्ट, तो फास्ट रखिए। दे वांट नहीं तंग मत करो यार, क्वार्टर एंड पे कम्युनिकेशन कर दो, तो क्वार्टर एंड पे रखिए। उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। प्रोसेस। देन S स्टैंड फॉर साइज एंड ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर। बहुत बड़ी एंटिटी, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, बिग एंटिटी, ह्यूज एंटिटी, बिग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अगर ऐसा है, ठीक है, मतलब जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो ओरल कम्युनिकेशन हम करते कुछ है और होता कुछ और है। सब लोग बीच में अपना मसाला ऐड करते हैं और आधा अधूरा होता है, पहुंचे ना पहुंचे। बहुत बड़ी एंटिटी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, तो रिटर्न कम्युनिकेशन इज गुड। रिटर्न कम्युनिकेशन जो लिखा होता है, जैसा लिखा होता है वैसा ही जाता है और सब तक जाता है। इट गोज टू एवरीवन। बहुत बड़ी एंटिटी है तो प्रेफर रिटर्न कम्युनिकेशन। देन अगेन S स्टैंड फॉर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का असाइनमेंट। सपोज आप दो काम कर रहे हो, हम लोग ये SS 700 में पढ़ते हैं, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग होते हैं, स्पेशल पर्पस के अलग होते हैं, ठीक है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बने हुए जो है वो जनरल पर्पस हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और खास ट्राई के इंस्ट्रक्शन, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बने हुए खास ट्राई के लिए, उसको बोलते स्पेशल पर्पस। अगर आप इनके दो असाइनमेंट कर रहे हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस, इट्स ऑलवेज गुड टू डू रिटर्न कम्युनिकेशन कि ये जनरल पर्पस के ऑडिट के असाइनमेंट का कम्युनिकेशन है, ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड कम्युनिकेशन है। क्योंकि क्या उनके मन में जनरल पर्पस होता है, हमेशा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने रिटर्न में भेजना चाहिए कि ये जनरल पर्पस कम्युनिकेशन है, ये स्पेशल पर्पस कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो बहुत आसान है। लीगल प्रोसेस, लीगल मैटर हो राइटिंग में L, प्रीवियसली कम्युनिकेट नहीं था, पहली बार कम्युनिकेट कर रहे हैं राइटिंग में, रिजॉल्व नहीं हुआ राइटिंग में, ऑनगोइंग कोई कांटेक्ट नहीं है, लंबे समय के बाद इस इशू को वापस निकाल रहे हैं राइटिंग में, चेंजेस हो गए राइटिंग में, एक्सपेक्टेशन है राइटिंग में, साइज बहुत बड़ी एंटिटी है राइटिंग में, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है राइटिंग में। सी व्हाट इज द सीक्रेट? एक तो निमोनिक है, और मैंने सब पॉइंट्स को इस तरीके से बोला कि राइटिंग में राइटिंग ओरल करता तो कंफ्यूजन होता, राइटिंग आया तो फिर दिमाग पे ज्यादा फास्ट बैठेगा, ठीक है। जो पीएम में कुछ क्वेश्चंस, पीएम और पास्ट एग्जाम में क्वेश्चंस है वो भी आखिरी में दिए हुए हैं, और हमारे कौन से क्वेश्चन से मिलते हैं उसके आंसर वो भी दिया हुआ है। तो बहुत ही ज्यादा आसान सा स्टैंडर्ड है, बहुत सिंपल सा स्टैंडर्ड है, ठीक है। एग्जाम में आया तो इट्स अ लॉलीपॉप है बिल्कुल, इससे इसके नंबर आपके कटने नहीं चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है वो देखा, कैसे आइडेंटिफाई करना वो देखा, कौन से मैटर्स है वो देखा, करेक्ट, कैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे होनी चाहिए, और राइटिंग में होना चाहिए कि और होना चाहिए, उसकी बातें देखिए, ठीक है।